वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। आज ईद को बहुत एहतियात और एहतराम से मनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक संक्रमण की ये जो महामारी फैली हुई है, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे, आज किस तरह से मना रहे हैं आप? देखिए, पूरी दुनिया जो है इस वक्त परेशान है कोविड-19 को लेके, और एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल बनता है कि सारे नागरिक जो है वो सेफ्टी में रहें, अमन में रहें, प्यार में रहें, और किसी को भी ये पॉजिटिव ना हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो ईद है वो अपने अपने घरों में इबादतें करके अपने घरों के बच्चों के साथ ही मना रहे हैं सब। और मैं समझता हूँ ये मुसीबत जब टल जाएगी तो फिर दोबारा एक अच्छा ईद का जो अपना एक उल्लास है, दिवाली का जो अपना एक सिस्टम है, या रक्षाबंधन का जो एक सिस्टम है, उसी तरह मनाएंगे। लेकिन अब ये जो परेशानी वाले दिन हैं, हम सबको मिल बांट के पूरी समाज को दुआ करनी है कि हम इस मुसीबत से, इस आपदा से जल्दी से बाहर निकलें। आज बकरीद है। इस मौके के ऊपर मैं तमाम देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देता हूं, और ये खुदा से प्रार्थना करता हूं कि जो बकरीद आई है ये सभी के लिए खुशहाली लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, और साथ ही साथ जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना हुआ है वो खुदा से यही मांग करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये बरकरार रहे। और साथ ही साथ ये भी दुआ करता हूँ खुदा से कि जिस तरीके से जो कोविड-19 महामारी हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे जल्द से जल्द हमें निजात डाले। और एक बार दोबारा से मैं सभी मुस्लिम भाइयों को बकरीद की शुभकामनाएं देता हूं। शुक्रिया।
राजकुमार साहब जिंदाबाद, राजकुमार साहब जिंदाबाद। इधर 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 थले थले आपने संभाला हुआ है। थले आइयो यार, ट्रांसफर जाए इधर आइयो। राजकुमार साहब, राजकुमार साहब, राजकुमार साहब, राजकुमार साहब, राजकुमार साहब, राजकुमार साहब, राजा फूरन साहब, आज बड़ी खुशी की बात है कि मैंने 1 महीना पहले इन लोगों ने मुझे बुलाया था ऊपर मोहल्ले में, और उन्होंने एक डिमांड रखी थी हमारी कि आपने पहले ये जो ट्रांसफार्मर 100 kV का लगाया हुआ है, इसकी बिजली जो है वो आगे पीछे चल गई है, हमें बिजली नहीं मिल रही। मैं ऊपर गया था और मैंने इनसे वायदा किया था कि 15 दिन के अंदर अंदर हम सरकार को ये बताना चाहते थे कि यहाँ पर बिजली जो लाइट की व्यवस्था है वो बिल्कुल ही कम है। लेकिन आज उसी विषय पे हमें कामयाबी मिली है। इसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ जो है हमारे फरूक खान साहब का है, जो हमारे एडवाइज़र हैं। उसके बाद जो पावर के एडवाइज़र हैं उनका, साथ में हमारे चीफ इंजीनियर साहब जो इस समय मौजूदा हैं, साथ में हमारे एक्शन पीडीडी जो पीडी सिंह साहब हैं, उसका भी मैं बहुत थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि ईद से पहले पहले हम आपको ये तोहफा देने जाएंगे। उसी के संदर्भ में आज इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है और हम ट्रांसफार्मर लाने जा रहे हैं। आज मैं जाती तौर पर सरकार का, खासकर मीडिया पर्सन का, जो इतनी दूर मेरे साथ आज चलकर आए हैं, इनको भी आज ये पता चला है कि गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ तक है और कितने लोग दरबदर हो रहे हैं। मैं सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि इनके लिए मैंने लिखवाया भी है इनसे, इनके लिए एक यहाँ पर ट्यूबवेल बनेगा और रोड का काम जो इन्होंने बंद किया हुआ है वो भी शुरू होगा। मैंने एडवाइजर साहब से बात की है, एतवार को हम एडवाइजर साहब को मिलने जा रहे हैं, बधाई देने जा रहे हैं एक इस बात की। और जो दूसरे 2 काम हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, खास काम जो ऊपर हमारे ज़ियारत है पंज पीर, वहाँ तक अगले साल तक जो रोड है हमारा, वहाँ तक हमें ब्लैक टॉपिंग चाहिए। ये हम एतवार को उनसे बात करने जा रहे हैं। इसी के साथ जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने मेरा मान सम्मान किया, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। आगे भी कोई भी काम यहाँ का जो पब्लिक रिलेशन में होगा, इनका अपना नहीं, पर्सनल नहीं, जाति काम जो होगा उसमें पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जैसे हमने ये ट्रांसफर इनको लगा दिए, ऐसे ही वही काम करेंगे। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, पंज पीर जड़की जिंदाबाद, पंज पीर जड़की जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ में ऐसा है कि कैमरे की आजकल के ज़माने में तो सख्त ज़रूरत रहती है। जैसे आप देखते हो कि ये एक क्राउडेड प्लेस होती है। नॉर्मली यहाँ पर मिनिमम अगर आप देखोगे, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो तब भी कम से कम 8-10 हज़ार आदमियों का टर्नओवर पर डे रहता है। तो इसमें बहुत से लोग जो इलीगल एक्टिविटीज़ करने भी शामिल हो जाते हैं, क्राउडिंग का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कोई गाड़ी चुराने की कोशिश करता है, कोई किसी के पैसे चुराता है, कोई यहाँ से किसी पेशेंट को, कोई देखा गरीब पेशेंट है, दूर का पेशेंट है, उसको कहीं टेस्ट के बहाने से ले जाएगा, पैसे ले जाएगा, कोई दवाई वहाँ से बाहर से नकली दे देगा। तो इन चीज़ों को, सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए हमें सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने ही है और किए भी हैं हमने।
जो किए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें कुछ कैमरा जो है वो ख़राब हो गए हैं और कुछ जो है आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आए हैं जिनको नाइट विजन कैमरा कहते हैं, वो कि आप नाइट में भी वो इटसेल्फ मॉनिटर करता रहता है। तो इसके साथ ही जो अब एट प्रेजेंट हम कोविड-19 के पेंडेमिक को सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ये अर्जेंट इशू बन गया कि ये जो एरिया है, ये जो वार्ड है हमारा, या इस जहाँ पर हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, जिस एरिया में हम रेगुलर राउंड में एज ए मेडिकल स्टूडेंट और प्रिंसिपल साहब नहीं कर सकते हैं और भी HODs वगैरह नहीं जा सकते हैं, तो क्योंकि उसमें एक लॉजिस्टिक का इशू रहता है कि आपको बहुत सा सामान यूज़ हो जाएगा अननेसेसरली, और अननेसेसरली आपकी जो मैन पावर है वो एक्सपोज हो जाएगी, फिर उसको हमें आइसोलेट करना पड़ता है, क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो ऑलरेडी हमारी स्टाफ शार्टेज रहती है, तो वो हम स्टैंडर्ड SOPs के तरीके से कर रहे हैं। तो अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइन दी है कि हम वहाँ कैमरेज इंस्टॉल करेंगे, जिससे हमारी जो फंक्शनिंग है वो बेटर हो जाएगी। हम अपने रूम से ही, अपने घर से ही, कैमरे में ही उसको मॉनिटर कर सकते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, कि पेशेंट को जो रिक्विजिट ट्रीटमेंट है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, स्टाफ हमारा कंफर्टेबल है या नहीं है। किसी चीज़ की भी परेशानी होगी, आप कैमरे में देख के वहाँ लैंडलाइन से फ़ोन करके उसको इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हो, सो दैट पेशेंट को रिलीफ पहुँचे, हमारे स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है उसको भी रिलीफ पहुँचे। सर कितने कैमरे लग रहे हैं सर? ओवरऑल मुझे लगता है कि टोटल हमारे कोई पुराने मिला के नए कैमरे कोई 50 तक हो जाएंगे, और पुराने जो है 40 तक है, 90 तक कैमरा जो है वो टोटल इस ऑर्गेनाइजेशन में बनेंगे। सर GMC में लगेंगे या एसोसिएट जितने? नहीं, मैं तो GMC के बारे में ही बता सकता हूँ, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स भी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, दे हैव आल्सो इनिशिएटेड द प्रोसेस। आप यहाँ पे जो SRTC गाड़ी चलाते हैं हॉस्पिटल के लिए, कितने फेरे लगाते हैं, कितने आपको पैसे मिलते हैं? 2 फेरे लगाते हैं। कितने पैसे इसके लिए आपको पर फेरे के हिसाब से मिलते हैं? ना ये तनख्वाह के साथ से, सैलरी के हिसाब से। सैलरी के साथ। दूसरा, जब 2 फेरे में कहोगे 4 राउंड अप डाउन करते हैं? 4 अप डाउन 4 करते हैं। इसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से वो आया लगा कि गाड़ी सैनिटाइज होगी, वो कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लोगों को कैसे बचा रहे हैं? इधर तक किसी ने नहीं की, जब से आप चला रहे हैं, कब नहीं की। तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी जान से भी को खतरे में डाल रहे हैं, लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोले उसको, हम क्या कर सकते हैं, करना तो फिर अच्छी बात है। कहाँ से गाड़ी लेके आते हैं आप? स्टेशन से। स्टेशन से? हाँ जी। उस यार्ड में कभी सैनिटाइज नहीं होते गाड़ियाँ? पहले होती ही जो होता है ना, जब बिहारी शक चल रही जो होती ही, चाहते बिहारी शक कम हो गए, चाहते नहीं जी। उसके बाद में ना, उसके बाद तो आपने कभी कंप्लेन भी नहीं की है कि क्या हम भाई हमारी जान को भी खतरा है? जहाँ पे कोई स्टाफ जो आ रहा है वो सारा मेडिकल का स्टाफ है आपके साथ, कहीं कोई हाथ लग रहे हैं, लास्ट में गाड़ी आप भी बंद, आप लोग खुद बंद करते हैं? नहीं, हमने कोई नहीं कंप्लेन की। जिंदगी से डर नहीं है? नहीं, जैसे हम अब उनको तो पता है, चलते भी हॉस्पिटल के साथ चल रहे हैं, उनको पता है, गाड़ी बेचते हैं, उनको पता है, जो सिले पे काटते हैं। बालकृष्ण नाम है, 3 फेरे लगाते हैं। तो गाड़ी जब लाते हैं यहाँ पे, क्या गाड़ी को पहले सैनिटाइज किया जाता है? चौथे 5वें दिन किया जाता है। सबसे पहले? हाँ। कितनी रूटीन में सवारियाँ लेके जाते हैं आप? फुल गाड़ी लेके जाते हैं जी। फुल गाड़ी लेके आते जी। हैं। तो किस किस हॉस्पिटल में सवारी लेते हैं आप मेडिकल? मेडिकल की सर, खाली मेडिकल। कौन कौन से हॉस्पिटल? इसके तो ये जो है ना शालामार, दोनों हॉस्पिटल के। तो आपने कभी डिपार्टमेंट से कहा नहीं कि कोविड चल रहा है, कोरोना का खतरा है, तो ये गाड़ियाँ सैनिटाइज हो? एक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आई है कि जितनी भी सरकारी गाड़ी हैं उनको सैनिटाइज किया जाए। बिल्कुल सर, मगर बोलने का फ़ायदा कोई नहीं है जी, कोई सुनता नहीं है तो बोलना क्या। अगर कोई सुने अर्ज तो उसके आगे करते हैं जो सुनेगा, जो कोई सुनेगा नहीं उसके आगे अर्ज करने का फ़ायदा कोई। हमें तो इनको भी बोला था, तो बोलते हैं हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, 1 हफ्ते का अंदर कर देंगे। उधर लगे हुए हैं लोग, वो कर देंगे, सैनिटाइज कर देंगे। जब गाड़ी में एक कोरोना का पेशेंट भी अगर बीच में बैठ गया जी, तो पूरी गाड़ी में जितने भी सवारियाँ होंगी, आप होंगे, कंडक्टर होगा, सारे इफेक्टेड हो जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप?
ये तो ऊपर वाले के हाथ में है जी, हम क्या कर सकते हैं। हमें तो डिप्टी लगाई जाती है, जब जहाँ भी डिप्टी लगाएंगे हम जाने को तैयार हैं, हो जाने को तैयार है। आगे इनका काम है करना नहीं करना, सेफ्टी भी देखनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है जी। हम खुद भी करते हैं, हमने रखा हुआ बोतल वाला, तो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, सीटों पे बारियों में कर ही देते हैं सर। ठीक। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ईद की मुबारक हो। और दूसरा कि हमने इस बार ईद जो है, ईद की नमाज हमने अपने घरों में पढ़ी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ी है। गवर्नमेंट के कायदे कानून पे जो भी उन्होंने हमें गाइडलाइन दी थी, गाइडलाइन के मुताबिक हमने नमाज अपने घरों में पढ़ी है। 5-5 बंदों ने करके नमाज पढ़ी है, ईद की नमाज। और दूसरा जो इस ये लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन की वजह से ये व्यापारी लोग जो भेड़ बकरियों का काम करने वाले थे, इनको लॉकडाउन तो ये काफी दिन से ये पूरे हिंदुस्तान को इसका नुकसान हो ही रहा है। मैंने अपनी लाइफ में, मेरी 50 साल उम्र हो गई है, 50 साल उम्र में जो भी हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा जंग भी हुई, सब कुछ हुआ, कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान इस वायरस की वजह से पूरे हिंदुस्तान को हुआ। और प्लस हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल इस वायरस की वजह से खत्म हो चुके थे। अब एक उम्मीद थी ईद पे, कम से कम ये बकरवाल गुजर बेचारे जो आते थे ईद की कुर्बानी के लिए, बकरे यहाँ पे लेकर आते थे। और जब भी ये बकरे लेकर आए, और कल से ये लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन जो खुलेगा ईद के बाद जनाब, जब ईद का लॉकडाउन खुलेगा, ये व्यापारी लोग जो थोड़े से इन्होंने उम्मीद रखी हुई थी, ये भी बेचारे आज इस लॉकडाउन की वजह से खत्म हो चुके हैं जनाब। तो मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि इन लोगों के लिए भी कुछ तो कुछ सोचो जनाब। ये बिल्कुल जो लास्ट तादाद पे खड़े हैं, और इनका लास्ट जो मौका था ये भी इनका हाथ से निकल गया जनाब। अब मैं आपके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन गुजरों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए कुछ तो कुछ सोचो जनाब। इनको भी कम से कम थोड़ा सा मुआवजा मिल जाए, इनकी बहुत बुरी तबाही हुई है इस ईद की वजह से जनाब। धन्यवाद साहब।